Hello students, this is Mohit Kumar. I am working as PGT Geography in KV number 1 Pathankot. In today's class, we are going to start the fundamental of physical geography of class 11th. We will start from the first chapter, that is geography as a discipline. So here are some learning outcomes. After this class, you will be able to answer the questions related to what, where and why. Also, you will be able to elaborate the term geography, identify and explain the subject matter of geography, able to describe the term geography and relation with other sciences. तो इसका अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे इस क्लास के बाद. टू ऑब्जर्व द चेंजेस टेकन प्लेस इन द सब्जेक्ट मैटर विद पैसेज ऑफ टाइम, और जो है जो चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के ऊपर, है ना, उस पैसेज ऑफ टाइम यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी, आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, देखिए इससे पहले जो है आपने जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस हैं उसके अंदर आपने ज्योग्राफी को जो है स्टडी किया है, लेकिन एज ए पार्ट और कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस. आपने सोशल साइंस को पढ़ा है. सोशल साइंस में आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के बारे में आपने स्टडी किया है. लेकिन यहाँ पर आप क्लास 11th में आप ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो है अर्थ सरफेस पे जितना भी फिज़िकल एनवायरनमेंट है ना, जितना भी फिज़िकल एनवायरनमेंट है और जो अर्थ का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन एक्टिविटी है, इनका इंट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, इनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के अंदर. तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आंसर करने हैं. जैसे वर्ड, जैसे हमने अभी लर्निंग आउटकम्स में ही बात किया कि आप इस चैप्टर के बाद जो है यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड, वेयर एंड वाई. तो इन सभी का आप आंसर कर पाएंगे. इसी के अलावा जो है व्हाट इज़ ज्योग्राफी, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है हम इसके बाद कर पाएंगे. तो पहला ही यह क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें क्यों पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी. देखिए ज्योग्राफी का जो अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी क्या है? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. अगर एक सिंपल वर्ड में हम इसकी बात करें, सिंपल डेफिनेशन दे रहे उसकी क्या है, ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. यानी कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पर जो है, क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, तो अब हम जो है, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी जो है अर्थ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं अर्थ से जो है अफेक्ट होते हैं. उसके जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, उससे हम कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं. तो इसीलिए हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसके अलावा जितनी भी रिसेंट टेक्निक्स हैं, जैसे GIS है या फिर GPS है, ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, इन सब की स्टडी भी हम इसमें करते हैं और इन सब का हम यूज़ करते हैं ज्योग्राफी के अंदर. तो इनकी भी नॉलेज हमको मिलती है. और इसके अलावा अगर हम जनरल बात करें तो ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं जो भी अर्थ पर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्हीं चेंजेस के बारे में स्टडी जो हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं. तो ये इन सभी के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें ज्योग्राफी की स्टडी करनी होगी. तो इसीलिए हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं. आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ ज्योग्राफी. तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में जब हमने लर्निंग आउटकम्स में देखा था कि ज्योग्राफी जो है, हमने अभी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में भी देखा कि ज्योग्राफी क्या है. फिर जो अर्थ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एक्टिविटी है, उनके बीच का एक इंटर रिलेशनशिप है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम बात करेंगे. ज्योग्राफी देखिए क्या है, द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो अर्थ है वो फिज़िकल और कल्चरल फीचर्स से मिलकर बना है, और ये जो है डिफरेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. जो
अब आप देखिए कि जो है भारत की अगर हम बात करें तो भारत में चाय हर जगह नहीं मिलती है, यानी कि टी का कल्टीवेशन हर जगह नहीं होता है, अलग अलग प्लेसेस पर होता है। कहीं पर वीट कल्टीवेशन हो रहा है, कहीं पर राइस कल्टीवेशन हो रहा है, कहीं पर टी कल्टीवेशन हो रहा है। तो सब अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हो रहा है। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमको इनकरेज करती हैं कि हम उनका जो डिफरेंस है उनको स्टडी करें कि यहाँ पर जो है ये रिलेशन कैसा है और वहाँ रिलेशन कैसा है ना। जो फिज़िकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका रिलेशन जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। हमने देखा ना हर प्लेस पर अलग अलग रहता है। तो असम में चाय क्यों होती है और पंजाब हरियाणा में जो वीट कल्टीवेशन क्यों होता है, तो ये सभी चीज़ों की जो स्टडी है वो हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। तो इसके बाद है फिजिकल फीचर प्रोवाइडेड द स्टेज। देखो पोइट्री के रूप में यहाँ पे दिया गया कि जो फिजिकल फीचर्स है वो हमें एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं। एंड ह्यूमन सोसाइटी एनेक्टेड द ड्रामा टू डेवलप देयर स्किल्स टूल्स एंड मॉडिफाई द नेचर। देखिए जैसे यहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं और उस पर ह्यूमन बीइंग या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर एनेक्ट करते हैं, यानी कि जो ड्रामा जो एक्ट करते हैं वो। तो जैसे यहाँ पर हमारे को जो है लैंड किसने प्रोवाइड की? लैंड हमारे को फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है उसने प्रोवाइड की। वाटर हमारे को फिज़िकल एनवायरनमेंट ने प्रोवाइड किया। उसके ऊपर ह्यूमन ने जो है अपनी जो है टेक्नोलॉजी के बेस पर वहाँ पर सीड्स डाले, उस पर कल्टीवेशन किया। तो यानी कि देखो वो ड्रामा का जो सेट है वो क्या है, वो फिज़िकल एनवायरनमेंट है और उसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं और इसी से जो है हमारी नेचर को हमने जो है मॉडिफाई किया है और बहुत सारे स्किल्स को, टूल्स को डेवलप किया है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जोग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जोग्राफी क्या है? इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद देखते हैं अब द टर्म जोग्राफी वॉज क्वाइंड बाय एरेटोस्थेनिस अ ग्रीक स्कॉलर। तो एक ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने ही जो है एरेटोस्थेनिस जो थे उन्होंने ही जोग्राफ़ी को जो है एक जो टर्म है जोग्राफ़ी उसको क्वाइन किया था। और इसका जो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है जियो और एक है ग्राफोज। यानी कि जियो का अर्थ है अर्थ, जियो का मीनिंग है अर्थ और ग्राफोज का मीनिंग है डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं टुगेदर इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ हैज़ ऑलवेज सीन एज अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दस scholars define geography as a description of the earth as the abode of human being। देखिए क्योंकि जो है अर्थ जो है ह्यूमन बीइंग का घर है, यानी कि अबॉर्ड मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसका घर है ना। तो इसीलिए कुछ जोग्राफर्स ने जोग्राफी को इस तरह से भी डिफाइन किया कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हम मानव के घर के रूप में अर्थ का अध्ययन करते हैं, है ना। तो अर्थ का अध्ययन हम कैसे करते हैं? अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग के रूप में। तो इस तरह से भी जोग्राफी को डिफाइन किया गया है। तो ये था कुछ आपने ज्योग्राफी के बारे में सीखा कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि ज्योग्राफी क्या है। एक जो अर्थ के जो जितना भी फिज़िकल एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन कल्चर एनवायरनमेंट है उसके बीच का इंटर रिलेशनशिप ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये सब चीज़ें, ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, है ना। इसको टर्म किसने दिया था? एरेटोस्थेनिस ने दिया था। तो ये सभी चीज़ें आपने इस टॉपिक में पढ़ी हैं। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। तो ज्योग्राफी का अदर साइंसेस से क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करते हैं। मैनी साइंसेस डेवलप टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी एंड कल्चरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो बहुत सारी जो साइंसेस हैं, अगर हम यहाँ पर दो को हम बात करें तो यहाँ पर दो के बारे में बात की गई है। मेनली जो है फिज़िकल जो हमारे फीचर्स हैं, यानी कि जो हमारी जो नेचुरल साइंसेस हैं आप कह सकते हो, और जो हमारी कल्चरल फीचर यानी कि हमारे जो सोशल साइंसेस है उनको जो है कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि ये सभी जो हैं ये कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं अर्थ सरफेस को, अर्थ की कहीं ना कोई किसी न किसी एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ये सभी जितने भी हमने नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बारे में बात की है। अगर हम वन बाय वन बात करें यहाँ पर जियोलॉजी जो कि लैंडफॉर्म्स की स्टडीज़ है, पेडोलॉजी यानी कि सॉइल की स्टडी है, ओशनोग्राफी ओशन की स्टडी है, बॉटनी यानी कि जो वेजिटेशंस है उनकी स्टडी है, जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी है। तो इसी तरह से मीटियोरोलॉजी है जो
ये हमारे को वेदर के बारे में बताती है, क्लाइमेट के बारे में बताती है। कल्चरल फीचर्स भी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपको पता है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सभी जो है जैसे इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो हमारा जितना भी प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, उसके बारे में बात करता है। हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बात की जाती है। सोशियोलॉजी में यहाँ पे कल्चर के बारे में बात की जाती है। पॉलिटिकल साइंस में हम जो है बाउंड्रीज़ के बारे में बात करते हैं, सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम जो ह्यूमन का जो ओरिजिन है ना, जो उसका जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में बात करें, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है ह्यूमन की। तो ये सब चीज़ें जो है हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये सभी के सभी जो हैं अर्थ से जुड़े हुए हैं, अर्थ से जुड़े हुए फीचर्स हैं और इनकी हम स्टडी करते हैं। और ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज। अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी जो है इनसे कुछ कई मामलों में अलग है। अब किस तरह से अलग है, उनका ज्योग्राफी का जो मैटर है या मेथडोलॉजी है, उसके रूप में ज्योग्राफी इन सब से अलग है। बट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। लेकिन वहीं पर ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड भी है इन्हीं सभी सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी डेराइव्स इट डेटाबेस फ्रॉम ऑल द नेचर एंड सोशल साइंस एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी देखिए यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी जो है डेराइव करती है इन सब से कुछ ना कुछ, इनसे डेटाबेस जो है अपना डेराइव करती है इन सभी सब्जेक्ट्स से, जो भी आपने ऊपर देखे, जितने भी नेचुरल साइंस देखे हैं, कल्चरल फीचर्स देखे हैं, इन सभी से कुछ ना कुछ डेराइव करती है डेटाबेस को। और फिर उसका जो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस है, इनसे इन सभी साइंसेस से जो है वो अपना डेटाबेस डेराइव करती है और फिर बाद में उसका सिंथेसिस करती है। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी जो है इन सब के सिंथेसिस से मिलकर बना है। ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये जियोलॉजी है, पेडोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, मटीरियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और इसके अलावा जो यहाँ पर सोशियोलॉजी है। इन सब को कहीं ना कहीं इन सब से ज्योग्राफी में जो है लिया गया है डेटाबेस, और इन सब से मिलकर क्या बना है, ज्योग्राफी बना है। तो इसीलिए ज्योग्राफी को हम सिंथेसिस भी कहते हैं, स्टडी ऑफ सिंथेसिस, तो ये भी हम कहते हैं। और कहीं ना कहीं इसको हम एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन भी कहते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी इज़ ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ज्योग्राफी का जो है अदर साइंसेस से बहुत अच्छा रिलेशन है। कहीं ना कहीं ये इसका जो मैटर है और मेथडोलॉजी है उसमें ये कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन है। और क्योंकि वो इन्हीं से डाटाबेस जो है ड्राइव किया और इनके सिंथेसिस से मिलकर ज्योग्राफी बना है। तो ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी इन रिलेशन टू अदर साइंसेज, यानी कि ज्योग्राफी का अदर साइंसेज से क्या रिलेशन है। देखिए आप जब अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, जब आप मास्टर्स में चले जाएंगे, यानी कि जब MSc करेंगे ज्योग्राफी में या MA करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जो है एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अलग बुक रहेगी, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट ये अलग बुक रहेगी, और इसके अलावा जो है आपकी ओशनोग्राफी रहेगी जो कि आपकी हाइड्रोलॉजी से ली गई है, आपकी मेटीरियोलॉजी से क्लाइमेटोलॉजी ली गई है। तो ये सभी आप जो है ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। हमारा जो है मेथडोलॉजी और मैटर अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम ज्योग्राफी के अंदर मेनली हम स्पेशियल आस्पेक्ट पे बात करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा ज्योग्राफी के अंदर, हम स्पेशियल आस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब ज्योग्राफी का काम क्या है, मतलब हम सिर्फ किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 मेन पॉइंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एरियल डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन है। तो इन सभी की स्टडी हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। अब इसको हम 1 by 1 समझते हैं। पहले की बात करते हैं हम एरियल डिफरेंशिएशन। When there is similarity and dissimilarity among physical and cultural feature on the surface of the earth, it is called aerial differentiation. तो ये जो aerial differentiation है ये किसके बारे में बात करता है? aerial differentiation बात करता है जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं अमंग द फिज़िकल एंड कल्चरल फीचर, इनकी स्टडी करता है एरियल डिफरेंशिएशन। यानी कि एक टाइम था ज्योग्राफी के अंदर जब ज्योग्राफी जो था कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की जो डिस्क्रिप्शन करता था, डिस्क्राइब करता था, उसकी स्टडी थी ज्योग्राफी। धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे हम आगे देखेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आया है ना, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप आया, और फिर जो है हमारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल इंटीग्रेशन आया। तो धीरे धीरे ज्योग्राफी का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो बढ़ता चला गया। और ये हमारे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का
मतलब और ज़्यादा ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होता गया, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसे। तो इट इज़ कॉल्ड एरियल डिफ्रेंसिएशन। The geography was perceived to study all those phenomena which vary over space। तो इसका मतलब ज्योग्राफी जो है जितने भी जो स्टडीज़ हम करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो जितने भी फिनोमिनाज हैं जो कि वेरी करते हैं स्पेस के ऊपर, उन सब की स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये था हमारा एरियल डिफ्रेंसिएशन। इस टर्म को जो है रिचर्ड हार्टशॉ ने दिया था। तो ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप पढ़ेंगे इसको जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तब आप इस बारे में पढ़ेंगे एरियल डिफ्रेंसिएशन के बारे में। तो ये किसके बारे में बात करता है? सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑन द अर्थ सर्फेस। तो इसकी बात करता है एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। Geographers do not study only the variation in the phenomena over the Earth's surface, but also study the association with other factors which cause this variation। देखिए अभी हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर एरियल डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉज की बात कर रहा है कि जितना भी जो भी हमने ऊपर देखा, जो भी हमारा जो सिमिलैरिटी है, डिससिमिलैरिटी है, यानी कि जो भी एसोसिएशन है ना, यहाँ पे एसोसिएशन की भी बात की गई है। तो ये जो एसोसिएशन है, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इसका कारण क्या है ना? तो इसकी स्टडी क्या करता है ज्योग्राफी के अंदर हम करते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि असम के अंदर जो है यहाँ पर टी कल्टीवेशन होता है, और यहाँ पर हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर हम बात करें तो वीट कल्टीवेशन होता है। तो ये यहाँ पर देखिए हमने देखा कि अलग अलग जो है रिलेशन है यहाँ पर फिज़िकल और कल्चरल फीचर का, यहाँ पर भी अलग अलग रिलेशन है। अब इसी का एसोसिएशन भी हम करते हैं, और इसका कारण क्या है इसको जानने की बात की गई है। देखो वहाँ पर क्या बात की गई थी कि एरियल डिफ्रेंसिएशन में कि ये फीचर किस तरह से सिमिलर और डिससिमिलर हैं, बस इतनी ही बात की गई थी। लेकिन क्यों डिससिमिलर हैं या क्यों सिमिलर हैं, इसकी बात वहाँ पर नहीं की गई थी। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यही बताता है कि कोई चीज़ है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। इसी बात को मैं इसी एग्जांपल से आपको लास्ट टॉपिक जो रहेगा, सब टॉपिक जो रहेगा इस पॉइंट का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए असम में टी कल्टीवेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले तो ये यहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली जो है दोनों में ही कम होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम रेनफॉल की बात करें तो दोनों का रेनफॉल जो है वो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होता है टी कल्टीवेशन के अंदर, इसके अंदर कम चाहिए होता है ना। एक 100 सेंटीमीटर का एक लिमिट रहता है, तो उसमें 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए होता है, और इसमें कम चाहिए होता है वीट कल्टीवेशन में। इसके अलावा जो टी कल्टीवेशन है उसमें जो है एक स्लोपी एरिया होना चाहिए, स्लोपी हिली एरिया होना चाहिए, वहाँ पर ही आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी है उसकी रूट्स में रुकना नहीं चाहिए टी कल्टीवेशन में, जबकि वीट कल्टीवेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर टी कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पर वीट कल्टीवेशन हो रहा है। यानी कि जो एक्चुअल में जो पोजीशन है, यानी कि जो हो रहा है, जो हमारे को देख लिया हमने, सिमिलैरिटी क्या है, डिससिमिलैरिटी क्या, ये हमने देख लिया। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उसके कारण की बात करता है, कॉज की बात करता है कि ऐसा है तो क्यों है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर टी कल्टीवेशन है, यहाँ पर वीट कल्टीवेशन तो है, क्यों है। तो आपने देखा यहाँ पर कि वहाँ पर रेनफॉल जो है वहाँ पर ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर टी कल्टीवेशन हो रहा है। यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कम होती है, इसलिए यहाँ पर वीट कल्टीवेशन हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो है प्लेन एरिया चाहिए वीट कल्टीवेशन के, यहाँ पर वीट कल्टीवेशन में प्लेन एरिया चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या चाहिए हमारे को? स्लोपी एरिया चाहिए, यानी कि एक स्लोपी टेरेन होना चाहिए, उस पर हम जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसकी बात करता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे भी दिया भी गया है, क्रॉपिंग पैटर्न is differ from region to region, but this variation in cropping pattern as a phenomena is related to variation in soil, climate, demands in market। तो market भी एक रीज़न हो सकता है, soil एक रीज़न हो सकता है, climate एक रीज़न हो सकता है। हमने अभी टोपोग्राफी की बात करी कि वहाँ पर प्लेन टेरेन है, वहाँ पर स्लोपी टेरेन है। तो इस तरह से ये सभी क्या है कारण हो सकते हैं कि वहाँ पर जो भी सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है तो वो क्यों है। तो इसकी हमने बात की। जोग्राफर एक्सप्लेन phenomena in a frame of cause-effect relationship, as it does not help in interpretation but also foresee the phenomena in future। तो देखो इसके साथ ही जोग्राफर जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में भी पता लगा लेता है कि अगर यहाँ पर आज ये सिचुएशन है, जो आज की जितनी हमने सिचुएशन देखी है, तो ये है कि आज जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है यहाँ पर बहुत सारा इरिगेशन हो रहा है ना। तो इससे जैसे जो सॉइल है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा जहाँ पर जो है ख़राब हो जाएगी,
तो ये हम कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के जो हम बात कर सकते हैं, हम फ्यूचर से इससे कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं कि तो इससे हम क्या है फ्यूचर के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बट ऑल्सो सी फॉर द फिनोमिना इन फ्यूचर, तो ये हम देख सकते हैं आगे। थर्ड हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की। तो हमने बात पहले ही कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो जो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप है इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों पॉइंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 12th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, उसमें इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इसको 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। तो उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और इसी से आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा और वहाँ आपको बहुत ईजी लगेगा ये चीज़। तो देखिए, द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन्स आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। तो देखिए, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है यानी कि जो फिजिकल और जो ह्यूमन का रिलेशन है वो हमेशा से जो है वो एक स्टैटिक नहीं रहा है, वो डायनामिक है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्टेबल नहीं है ना। वो क्या है, एवर एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहती है, डायनामिक है हमारी अर्थ जो है। आप आगे पढ़ेंगे हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसमें पता चलेगा आपको कि जो प्लेट्स हैं वो आज भी जो है क्या है, मूव कर रही हैं। अर्थ पे जितनी भी प्लेट्स हैं वो सब मूव कर रही हैं। और ये आने वाले समय में एक समय था जब ये अर्थ के जो आज वर्ल्ड मैप आप देखते हो वो ऐसा नहीं था। पहले ये सभी लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए थे एक टाइम पीरियड पर, है ना। लेकिन बाद में इनमें क्या हुआ, ये अलग हुए, इनका डिवीज़न हुआ और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड इस तरह से जो है ये अलग हुए, लॉरेशियन जो है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे या फिर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो यानी कि ये चेंज होता रहता है। ह्यूमन बीइंग भी एक समय पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशनशिप की, तो एक टाइम था जब जो ह्यूमन था, एक प्रिमिटिव ह्यूमन की बात करते हैं, जो आदि मानव थे उस समय पर वो पूरी तरह से क्या थे, डिपेंड थे। किसके ऊपर? नेचर के ऊपर डिपेंड थे। नेचर के ऊपर डिपेंड कैसे थे वो, यानी कि वो जो है गुफाओं में रहते थे। इसके अलावा जो खाना होता था, फ्रूट्स या फिर गैदरिंग के द्वारा जो है वो फॉरेस्ट से गैदरिंग करते थे और उसके वो खाना खाते थे। और इसके बाद जो अगर हम बात करें रहने के लिए भी वो गुफाओं में रहते थे। कपड़े भी वो जो है पेड़ों से ही जो है उनकी छाल वगैरह वो उन्हीं से ही कपड़े पहनते थे। तो यानी कि वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड थे। तो एक टाइम था ये इस समय पर जो हमारा जो मैन था यानी कि जो ह्यूमन बीइंग था, जो ह्यूमन था वो पूरी तरह से डिपेंड था नेचर के ऊपर, आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया तो ह्यूमन बीइंग जो है स्ट्रॉन्ग होता गया। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उसने जो है बहुत सारी जो है मशीन्स का इन्वेंशन किया, उस बहुत सारे जो है बिल्डिंग्स बनाई, है ना। आज आप देख सकते हो जेट एयरवेज़ हैं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले में आपको नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, दूसरे में आपको ह्यूमन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये आगे 12th क्लास में आप इसको कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट रहेगा आपका एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिज्म की बात है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आज उसने बड़े बड़े होटल्स बना लिए हैं, हाईलैंड्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने जो है हिल स्टेशन बना लिए, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, होटल्स बना रखे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिज्म को दिखा रहा है। तो इस तरह से जो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, तो ये देखिए एक रिलेशन को भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप था वो डायनेमिक है। देखिए, एक टाइम पर मानव क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना। वो जो भी था वो नेचर से लेता था। लेकिन एक टाइम पर आज देखिए, आज ह्यूमन ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। तो एक रिलेशनशिप की बात करता है ये जो है हमारा ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, जिसमें ज्योग्राफी के अंदर हम जिसको स्टडी करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं सभी के सभी पॉइंट्स, आप देख लीजिए एक बारी। स्टेज ऑफ नेसेसिटी हम बात कर चुके हैं, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, स्टेज ऑफ फ्रीडम आ जाती है, तो हमने पॉसिबिलिज्म की बात करी है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आ जाता है, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, इलस्ट्रेशन विद डायलॉग्स। देखो, अब इस एक डायलॉग के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन नेचर का रिलेशनशिप होता है। कि यू क्रिएटेड सॉयल, कि आपने एक मिट्टी को क्रिएट किया, आई क्रिएटेड द कप, मैंने उसका कप बनाया, यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, आपने नाइट बनाई, मैंने जो है रोशनी के लिए लैम्प बनाया, यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेन एंड डेजर्ट्स, आपने जो है जंगल बनाए, बहुत मतलब डेजर्ट्स बनाए, मरुस्थल बनाए, और
और आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स, मैंने फूल बनाए, क्यारी बनाई एंड गार्डन्स बनाए। तो इस तरह से एक आप ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसके अंदर जो है ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन जो है कहीं ना कहीं कि किस तरह से जो है हमारी जो स्पेस है वो ऑर्गेनाइज्ड है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से स्पेशल इंटीग्रेशन है। तो देखिए, द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ज्योग्राफी के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर आप बात करेंगे 12th क्लास में। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्पेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही आज हम जो लोग हैं हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि आज एक पूरा जो वर्ल्ड है वो एक गांव की तरह है। आज हम किसी भी जगह पर 35 आवर्स के अंदर पहुंच सकते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। किसी भी जगह पर आपके पास 35 घंटे के अंदर आप किसी भी कोने पर अर्थ के पहुंच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है कि स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज विद द हेल्प of the means of transportation and communication network, the link routes, nodes, settlements, जो लिंक्स हैं और जो नोड्स हैं ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं द स्पेस ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहीं ना कहीं लिंक्स और नोड्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में, और इस तरह से फिर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप देखिए लिंक क्या होता है, देखिए कोई भी एक बड़ी सेटलमेंट्स हो गई तो ये एक नोड्स आप कह सकते हो, उसको नोड कह सकते हो। जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये आगरा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, दो नोड्स हैं और इनको जो जोड़ रहा है आपस में, जो भी नेटवर्क है उनको जोड़ रहा है आपस में, चाहे वो एयर नेटवर्क है या फिर रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, वो क्या है हमारा, ये लिंक है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जोड़ता है। इस तरह से क्या हो जाता है, एक स्पेस पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसके लिए हम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज़ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का, द 3 सेट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11 में बारी बारी एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 3 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ज्योग्राफी की जिसके हम बात करेंगे यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट, वेयर एंड वाई। देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था, उससे आप इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम व्हाट की बात करते हैं। तो व्हाट में यहाँ पर क्या आता है, What is related to the identification of pattern of natural and culture feature। What क्या है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को ऑफ नेचुरल एंड कल्चर फीचर एज फाउंड ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि हमने देखा अर्थ सरफेस पे हमने एक आइडेंटिफाई किया एक कोई भी पैटर्न को जो नेचर और कल्चर को दिखाता है, उनकी रिलेशन को दिखाता है। तो हमने देखा था जैसे कि असम में हमने बात की थी, वहाँ पर टी कल्टीवेशन होता है, और हमने बात की थी पंजाब हरियाणा में वीट कल्टीवेशन होता है। तो ये हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये व्हाट का आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चर फीचर, किस तरह से वो दोनों जो अर्थ सरफेस के ऊपर ये नेचुरल कल्चर फीचर्स जो है अलग अलग हैं या क्या क्या सिमिलैरिटी है उसकी हमने बात की थी व्हाट क्वेश्चन के अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चर फीचर इज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकंड है वेयर। वेयर की हम बात करें तो वेयर मतलब वहाँ पे किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस जगह पर है, कहाँ पर है। हमने एक बात हमने असम की करी है, एक हमने हरियाणा की बात की। तो ये इस तरह से ये अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इज अ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि ये वेयर की बात करते हैं। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ पर, वहाँ पर जो आपने आइडेंटिफाई किया जो पैटर्न आपने नेचुरल कल्चर फीचर का वो कहाँ पर है। तो आप उसके बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप वेयर मतलब कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल पीरियड में इनका यूज़ किया गया था, ये बहुत पॉपुलर थे उस समय पर, और कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी को साइंटिफिक नहीं बनाते, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा जो वाई, ये ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। वाई इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात की गई है, कॉजल रिलेशनशिप की बात है यहाँ पर। तो क्या कारण है, जो भी आपने देखा, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया नेचुरल कल्चरल फीचर जहाँ पर भी किया, तो ये जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी आपने आइडेंटिफाई की है, वो किस कारण से रिलेशनशिप है उनके बीच में, कि वहाँ पर टी कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ पर वीट कल्टीवेशन क्यों हो रहा है। तो ये कॉजल रिलेशनशिप की बात करता है वाई, और यही कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन भी बनाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन,
इसको हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।